मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो सफ़रे कुन नावल का एपिसोड नंबर 43 स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल कमेंट्स में पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब मेरा मूड नहीं है, अब सारी बातें मैं शादी वाले दिन एक बार ही करूँगा। मुकद्दम इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी खुशबू से इश्क है जो मुझे मज़ीद तुम्हारा दीवाना बनाती है। मुकद्दम गहरा सांस लिए इसकी खुशबू को अंदर उतारते हुए बोला, बहुत मुश्किल से रहूँगा इस कमरे में तुम्हारे बगैर, मगर इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। एक दिन तो क्या एक पल भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। मुकद्दम इसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला, जबकि इसकी बारी सांसें इस बात की गवाह थी कि मोहतरमा सो चुकी हैं। मुकद्दम ने सर उठाते इसके चेहरे की तरफ देखा जो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। मतलब तब से इसने जो भी बातें की थी इन सब को वो सुन ही नहीं रही थी। अगर सुन रही थी या जाग रही होती तो मुकद्दम अपने इतना नज़दीक देखकर ज़रूर इसे पीछे हटाने की कोशिश करती। मुकद्दम इसे सोता देखकर हल्का सा कहका लगाकर हंसा। मेरी छोटी सी बीवी। मुकद्दम को इस पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल कर रहा था कि सारे फासले मिटा दे, मगर अपनी दीगी ज़ुबान की वजह से सब्र कर गया। मुकद्दम इसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूते खुद में किसी तकिए की तरह भींचते आंखें मूंद गया। इफ़रा फ्रेश होकर निकली और बालों को टॉवल से कवर किया और अपने बाल खोलती वो ब्रश करने लगी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अपना दुपट्टा गले में डाले वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही इसने सामने जहाँ ज़ेब को खड़े देखा वो एकदम से हैरान हुई। तुझसे क्यों आज तक हैरान हुई? तुझसे, क्योंकि आज तक वो इसके कमरे में नहीं आया था और इस वक्त वो इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। जहाँ ज़ेब ने गौर से इफ़रा की तरफ देखा जो गुलाबी रंग के सादे सूट में निखरी निखरी सी लग रही थी। गीले बाल कमर और शानों पर बिखरे हुए थे। अब यहीं पे खड़े रहने का इरादा है कि अंदर भी आने दोगी? जहाँ ज़ेब इफ़रा को अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला और कमरे में दाखिल हो गया। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम्हारा सामान देने आया था, मगर यहाँ तो कोई और ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहाज़ेब शौक नज़रों से इफ़रा के निखरे निखरे वजूद को देखते हुए बोला, जबकि इफ़रा को फ़ौरन अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ। तो आपको कोई काम था? इफ़रा अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली। सारे काम ही तुमसे हैं मिसेस जहाज़ेब इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। आप जाएं यहाँ से। इफ़रा कदम पीछे की जानिब बढ़ाते हुए बोली। और अगर ना जाऊं तो? जहाज़ेब अब इसके 2 कदम के फासले पर था, जबकि इफ़रा दीवार के साथ चिपक चुकी थी। प्लीज़ कोई आ जाएगा, इफ़रा ने बहाना बनाया। नो प्रॉब्लम, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी बीवी को मिलने से रोक सके। जहाज़ेब 2 कदम का फासला समेटते इसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि इसको इस कदर अपने नज़दीक देखकर इफ़रा ज़ोर से आंखें मीच गई। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वो भी बचपन की मोहब्बत? फिर ये डर और खौफ कैसा? जहाज़ेब इसके चेहरे से गीले बाल हटाते हुए बोला, जबकि इसकी उंगलियों के लम्ब से इफ़रा की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मैं आपसे डरती नहीं, आप थोड़ा दूर हटकर बात करें। इफ़रा हिम्मत करती हुई जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो तुमसे ऐसी ही बात करनी है। चलो बताओ कि अगर मोहब्बत करती हो तो डर क्यों रही हो मुझसे? जहाज़ेब इसके शफाफ चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला, मुझे आपसे डर नहीं लगता, आपकी बेरुखी और सज़ा से डर लगता है जो आप मुझे मेरी मोहब्बत के बदले में देंगे। इफ़रा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की सज़ा क्यों दूंगा? तुम्हें पता है कि बचपन में से मोहब्बत के लिए तरसा हूँ, इंसान हूँ, एक मोहब्बतों के लिए तरसा हूँ। इंसान किसी की मोहब्बत की सज़ा इसे कैसे दे सकता है?
जहाज़ेब इफ़रा की तरफ देखते हुए तल्खी से मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? इफ़रा ने जहाज़ेब की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और मेरी पाबंद हो जाओ। बस यही चाहता हूँ। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जिनकी नज़र में औरत कुछ नहीं होती। इन मर्दों में से हूँ जो औरत को इज़्ज़त देकर इनके मुहाफ़िज़ बनते हैं, इनकी मोहब्बत के इकलौते वारिस बनते हैं, और मैं तुम्हारी तमाम मोहब्बतों का इकलौता वारिस बनना चाहता हूँ। जहाज़ेब बहुत नरम लहजे में बोला, इफ़रा की तरफ देखते हुए, और इसके माथे पर अपना पहला लम्स छोड़ा बगैर रुके वहाँ से निकल गया। इफ़रा ने इसके जाने के बाद अपने हाथ से अपने माथे को छुआ जहाँ जहाज़ेब अपना लम्स छोड़कर गया था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जहाज़ेब इतनी जल्दी इसे कबूल कर लेगा। शायद इसके इजहार की वजह से था, जिससे जहाज़ेब का दिल इफ़रा की तरफ माइल हो गया। मेरा आपसे वादा है, मेरी मोहब्बत के इकलौते वारिस सिर्फ आप रहेंगे, हमेशा। इफ़रा खुद से बोलती मुस्कुराई और बेड पर लेटी आंखें मूंद गई। जितना खूबसूरत एहसास था, जहाज़ेब ने इसे दिल से कबूल कर लिया था। नींद की वादियों में उतरते हुए भी इफ़रा के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। अलीज़ा अपनी पैकिंग कर रही थी, जबकि मुकद्दिम इसके कुछ फासले पर बैठा इसकी एक एक हरकत पर बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि अब तो इसको अलीज़ा को एक हफ्ते तक देखना ही था, नहीं देख सकता था। चलिए, अलीज़ा अपनी पैकिंग कंप्लीट करती मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि नीचे से उमर और सरदार साहब लेने आ चुके थे और इसका इंतज़ार कर रहे थे। इधर आओ। मुकद्दिम ने हाथ के इशारे से अलीज़ा को अपने पास बुलाया तो वो बगैर घबराए मुकद्दिम के पास चली गई, क्योंकि अब इसे मुकद्दिम से बिल्कुल डर नहीं महसूस होता था। जी, अलीज़ा मुकद्दिम के करीब खड़ी होते हुए बोली तो मुकद्दिम ने नरमी से इसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया और इसके गिर्द अपने बाजुओं का एसार बांधा। मेरी शर्तें याद है ना तुम्हें? मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी तमाम शॉपिंग हो चुकी है, अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर देना या अपने भाइयों में से किसी को बोल देना, मगर तुम खुद बाहर नहीं जाओगी किसी सूरत में भी। मुकद्दिम अलीज़ा को नरमी से समझाते हुए बोला, मेरी बात हर हाल में तुम्हें माननी है और लापरवाही हरगिज़ नहीं करनी। मुकद्दिम का चेहरा लहजा अब सख्त और संजीदा था। अलीज़ा ने फ़कत हाँ में सर हिलाया तो मुकद्दिम मुस्कुराया। इसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। अलीज़ा ने आंखें बंद करके शिद्दत से इसे महसूस किया। चलो, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। मुकद्दिम इसके सर पर दुपट्टा सेट करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा मुस्कुरा दी। मैं दुनिया का पहला शोहर हूँ जिसकी बीवी दोबारा से रुखसत होगी। मुकद्दिम अलीज़ा का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए बोला, तो आप ज़बरदस्ती निकाह ना करते, फिर एक बार ही हो जाती। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते जतलाते हुए अंदाज में बोली, बेगम, आप ये ताना मुझे कब और कितने अरसे तक मारती रहेंगी? मुकद्दिम इसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से इसे अपने करीब करते हुए बोला, मैंने ताना तो नहीं दिया आपको। अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, बेबी, तुम्हारी खातिर मैं दोबारा अपनी ही शादी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिल के सारे अरमान पूरे हो जाएं, मगर तुम तो ज़बरदस्ती के निकाह पर ही अटकी हुई हो। मुकद्दिम इसकी नाक से अपनी नाक मिस करते हुए बोला, सब इंतज़ार कर रही हैं नीचे। अलीज़ा ने मुकद्दिम को याद दिलाया। तो चलिए बेगम, लेकिन इससे पहले मुकद्दिम ने अपने गाल इसके आगे किया, जबकि अलीज़ा ने दांतों तले अपने होंठ कुचले थे। मैं कैसी? बेगम, भूलो नहीं कि सब इंतज़ार कर रहे हैं। आप पहले आंखें बंद करें। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली तो मुकद्दिम ने मुस्कुराकर फ़ौरन आंखें बंद की। अलीज़ा ने हिम्मत करके होंठ मुकद्दिम के गाल पर रखे और तेज़ी से हटा लिए। मुकद्दिम इसकी तेज़ी पर मुस्कुराया और एक सेकंड भी देर किए बगैर वो इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, जबकि अलीज़ा ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। मुकद्दिम कुछ देर बाद इसके होठों को आज़ाद करता पीछे हटा और इसका चेहरा देखने लगा, जो सुर्ख अनार बन चुकी थी। चलिए बेगम, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा। मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि इसकी आवाज़ सुनते
علیزہ نے فوراً قدم دروازے کی طرف بڑھائے، جبکہ مقدم بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بھابھی، میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گی، افرا علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور اس کے گلے لگی۔ اس وقت وہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے، جبکہ علیزہ بھی تھوڑی سی اداس تھی کیونکہ اس کی افرا کے ساتھ کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی بہت مس کروں گی، علیزہ بھی مسکرا کر بولی۔ علیزہ سب سے الوداع کہتی عمر اور سردار صاحب کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی، جبکہ مقدم بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا کیونکہ شہر میں اسے اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں جانا تھا اور وہ کچھ دن وہیں گزارنے تھے۔ السلام علیکم ماما جان، علیزہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے آمنہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولی، جبکہ علیزہ کے استقبال کے لیے وہیں پر اس کے پانچوں بھائی اور اس کے ساتھ ان کی خالہ ماموں کی بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ وہ سب شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سب سے ملتی علیزہ رابعہ کی طرف بڑھی جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ کیسی ہو چڑیل، علیزہ اس کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر یہ جو تم چھپی رستم نکلی ہو نا، اچھا نہیں کیا یار، کم سے کم ہمیں تو بتا دیتی، رابعہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ علیزہ اس کی شکل دیکھتے ہی کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ بس دیکھ لو، تم مجھ سے بڑی ہو کر کچھ نہیں کر سکی اور میں نے کر لیا، علیزہ اپنا فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی تو وہاں موجود سب افراد کا کہکا پورے شاوال میں گونجا تھا۔ ارے بس کر دو، بچی اتنے سفر سے آئی ہے، اسے تھوڑا آرام کرنے دو، علیزہ کی خالہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بچے، تم آرام کر لو جا کر، میں تمہارے روم میں کھانا بھجواتی ہوں، آمنہ بیگم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو علیزہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مقدم یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ مصروف تھا، جس کی وجہ سے اسے وقت ہی نہیں ملا کہ وہ علیزہ سے بات کر سکے، اور آج پورے 2 دن ہو چکے تھے علیزہ کو بغیر دیکھے بغیر بات کیے۔ کچھ سوچتے ہی مقدم نے لیپ ٹاپ کھولا اور علیزہ کے کمرے کی فوٹیج چلائی، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ علیزہ اپنی کتابوں کی جگہ کو ترتیب رکھ رہی تھی۔ مقدم یہ دیکھتے ہوئے مسکرایا اور مقدم کے حکم کی تکمیل کرتے وہ اسی روم میں رہ رہی تھی جس میں مقدم نے بولا تھا۔ مقدم نے علیزہ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے فون اٹھایا اور علیزہ کو کال کی۔ فون پر ہوتی بیل پر علیزہ نے کتابیں وہیں پر رکھی اور فون کی جانب بڑھی۔ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر علیزہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ 2 دن سے کتنا انتظار کیا تھا اس نے مقدم کی کال کا، مگر اس نے کال نہیں کی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، علیزہ نے ہلکی سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان، مقدم مسکراتا ہوا بولا۔ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے، علیزہ خفتگی سے بولی۔ بیڈ پر بیٹھی اس کے شکوے پر وہ مسکرا بیٹھا تھا۔ سارے فرق تو مجھے ہی پڑتی ہیں بیگم، خیر یہ بتاؤ کیسی ہے، مقدم نظریں لیمپ پر جماتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں، علیزہ اپنی انگلیاں بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر پھیرتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم اس کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں، مقدم نے علیزہ سے ایک سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، آپ مجھے بتا کر تو نہیں رہ رہے، علیزہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم اپنے لب دبا کر اپنی ہنسی روکی۔ اچھا تو میری بیوی ناراض ہے مجھ سے، لیپ ٹاپ پر آتی علیزہ کی تصویر کو خاص سے چھوتے ہوئے بولا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے، علیزہ نے فوراً جواب دیا۔ یہ تو تم ہی جانتی ہو بیگم کہ کیوں ناراض ہو اپنے معصوم شوہر سے، مقدم نے علیزہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے معصوم شوہر کہنے پر فون کو سامنے کیے چھوٹی آنکھیں کیے گور رہی تھی، جیسے سامنے مقدم ہو فون نہیں۔ بیگم کہو تو میں آ جاؤں سامنے بیٹھ کر گور لینا، مقدم کی آواز سنتے علیزہ نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں آپ کو کیوں گھوروں گی، علیزہ لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جبکہ مقدم کا کہکا نہیں روک سکا۔ اس بار مقدم اپنا کہکا نہیں روک سکا تھا۔ یہ تو تم ہی جانتی ہو بیگم تم مجھے کیوں گھور رہی ہو۔ آپ، علیزہ بھی کچھ بولتی، کمرے کا دروازہ دھڑم ہوا کھلا، جبکہ علیزہ ایک دم سے ڈری اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اور اگر آپ کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو
تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور سب کو عید مبارک۔